किसी हीरो की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा क्या होता है? जब वो दुनिया को बचाता है या जब वो खुद को टूटने से बचाता है? बहुत गहरा सवाल है। आज हम 2010 की फिल्म आयरन मैन 2 की कहानी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दो विरासतों की कहानी है जो एक दूसरे से टकराती हैं। हाँ, और ये विरासतें एक दूसरे के आईने की तरह है ना? एक तरफ टोनी स्टार्क है जो अपने पिता हॉवर्ड स्टार्क की मशहूर विरासत को एक शानदार शो की तरह दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और दूसरी तरफ है इवान वोंको, जो अपने पिता एंटोन वोंको की गुमनाम और छीनी हुई विरासत का अंधेरे में बदला लेना चाहता है। दोनों की बुनियाद एक ही है, अपने पिता की पहचान को साबित करने का बोझ। सही कहा। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे कि ये फिल्म विरासत, जिम्मेदारी और पहचान के बारे में असल में क्या कहती है। हम ये देखेंगे कि कैसे टोनी का अहंकार उसे लगभग खत्म कर देता है और कैसे उसे अपने पिता के अतीत में ही अपने भविष्य का जवाब मिलता है। चलिए शुरू करते हैं दो अलग अलग कमरों से, जहां दो बेटे अपने पिताओं की आखिरी इच्छा पूरी कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों कहानियों की शुरुआत एक ही स्क्रीन से होती है। हाँ, रूस में एक अंधेरे सर्द कमरे में इवान वोंको अपने मरते हुए पिता को देख रहा है और उनके सामने एक पुरानी टीवी पे चल रहा है टोनी स्टार्क का वो मशहूर ऐलान, आई एम आयरन मैन। हाँ, ये वो पल है जहां एक विरासत खत्म हो रही है और दूसरी एक अलग तरह से शुरू हो रही है। और उस टीवी स्क्रीन पर दिख रही है कामयाबी वांको के कमरे में एक जहर की तरह फैल जाती है। बिल्कुल। एंटोन वोंको अपने बेटे को बताता है कि स्टार्क परिवार ने उनसे सब कुछ छीन लिया और उसे आर्क रिएक्टर के ब्लूप्रिंट सौंप देता है। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये तो नफरत की वसीयत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जा रही है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही विरासतें दिखावे पर आधारित हैं। टोनी की विरासत एक भव्य सार्वजनिक शो है, जबकि वोंको की विरासत एक अंधेरे कमरे में छिपी हुई नफरत है। दोनों ही अपने पिता की अधूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, बस उनके मंच अलग अलग हैं। ये फिल्म शुरुआत में ही बता देती है कि असली लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि पिताओं से मिली पहचान की है। बिल्कुल। और इसी विरासत के दूसरे पहलू को देखने के लिए हम रूस के उस अंधेरे कमरे से सीधे अमेरिका के जगमगाते स्टार्क एक्सपो में पहुंचते हैं। क्या सीन है वो अपने पिता के एक बेहतर भविष्य के सपने का जश्न मना रहा है, लेकिन असल में तो वो अपना ही जश्न मना रहा है। ये दृश्य टोनी को उसकी प्रसिद्धि और अहंकार के शिखर पर दिखाता है। वो एक हीरो से ज्यादा एक सेलिब्रिटी बन चुका है, एक ऐसा ब्रांड जिसे लगता है कि वो अजय है। और उसका यही आत्मविश्वास उसे सीधे सरकार के निशाने पर ले आता है। हाँ, जो हमें अमेरिकी सीनेट की सुनवाई तक ले जाता है। मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है, जब सीनेट में वो इतना आत्मविश्वास दिखा रहा था, पूरी दुनिया को लेक्चर दे रहा था कि मैंने दुनिया को सुरक्षित कर दिया है, तब वो जानता था कि वो अंदर से मर रहा है। क्या ये सिर्फ अहंकार था या फिर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की एक हताश कोशिश? आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये दोनों हैं। एक तरफ ये उसका क्लासिक अहंकार है, वो जस्टिन हैमर जैसे प्रतिद्वंद्वियों का मजाक उड़ाकर ये साबित करना चाहता है कि उसके जैसा कोई नहीं। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक मुखौटा है। वो जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो अपनी विरासत को मजबूत करना चाहता है। ये पक्का करना चाहता है कि लोग उसे एक विजेता के तौर पर याद रखें, एक मरते हुए इंसान के तौर पर नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। दुनिया के सामने वो कहता है कि आयरन मैन एक इंसान नहीं, एक विचार है, और वो विचार मेरे साथ ही जिंदा है। हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे वही आयरन मैन की टेक्नोलॉजी, उसके सीने में लगा पैलेडियम कोर उसे धीरे धीरे मार रहा है। और यही इस फिल्म का सबसे शानदार पहलू है, जो कवच उसे जिंदा रखे हुए वही उसे मार भी रहा है। ये सिर्फ पैलेडियम की बात नहीं है, ये उसकी आयरन मैन की पहचान की भी बात है ना? बिल्कुल। इस पहचान ने उसे मकसद दिया, लेकिन उसे अकेला भी कर दिया। वो अपनी मौत का राज किसी को नहीं बता सकता, यहाँ तक कि पेपर पॉट्स को भी नहीं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान असल में सबसे अकेला और कमजोर है। और जब टोनी अपने अंदर के जहर से लड़ रहा है, तब रूस में एक बाहरी जहर तैयार हो रहा है। इवान वांको। हाँ, इवान वांको, जिसे दुनिया जानती भी नहीं, वो ये साबित कर देता है कि स्टार्क की टेक्नोलॉजी कोई जादू नहीं है, उसे दोहराया जा सकता है। और इसी के साथ जन्म होता है विप्लैश का। हाँ, और देखिए, इवान ये नहीं चाहता कि वो टोनी को चुपके से मार दे, नहीं, उसका मकसद कुछ और ही है। वो उसे सार्वजनिक रूप से जलील करना चाहता है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि जिसे तुम भगवान मान रहे हो, वो भी खून मांस का इंसान है और उसे भी चोट लग सकती है।
वो सिर्फ टोनी स्टार्क को नहीं बल्कि आयरन मैन के मिथक को तोड़ना चाहता है। सही पकड़ा। और फिर आता है मोनाको, जहां टोनी का ये मैं ही सब कुछ हूं वाला गुब्बारा फूटता है। ओफ, वो सीन। रेस ट्रैक पर अचानक विप्लैश का हमला होता है। वो आज भी याद है, कैसे वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हिप से कारों को मक्खन की तरह काट रहा था। वो हमला सिर्फ टोनी पर नहीं था। नहीं, वो उस विचार पर था कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ स्टार्क ही कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। टोनी उस लड़ाई को जीत तो जाता है, लेकिन वो असल में हार जाता है। दुनिया पहली बार देखती है कि आयरन मैन का कवच टूट सकता है, कि उसे भी जमीन पर गिराया जा सकता है। उसका अजेय होने का मिथक टूट जाता है। हाँ, और इसी टूटे हुए मिथक का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती है जस्टिन हैमर की। और ना ही वैसा करिश्मा। तो वो एक शॉर्टकट लेता है इवान वोंग को। और ये एक शैतान के साथ सौदा करने जैसा है। हैमर को लगता है कि वो इवान को कंट्रोल कर रहा है। उसे लगता है कि वो उसे हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असल में इवान हैमर के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी ड्रोन सेना बनाने के लिए कर रहा है। हैमर को शोहरत और पैसा चाहिए। लेकिन इवान को सिर्फ बदला। उसका लक्ष्य हैमर की मदद करना नहीं, बल्कि स्टार्क की हर चीज को तबाह करना है। और दूसरी तरफ टोनी की हालत देखिए। मोनाको के हमले के बाद उसे और यकीन हो जाता है कि उसका अंत करीब है। तो वो कंपनी का सीईओ पद पेपर पॉट्स को दे देता है और खुद पूरी तरह से आत्मविनाश के रास्ते पर निकल पड़ता है। और इसका सबसे भयानक रूप हमें उसकी बर्थडे पार्टी में देखने को मिलता है। वो मार्वल यूनिवर्स के सबसे असहज करने वाले सीन्स में से एक है। सच में? आपका हीरो नशे में धुत होकर अपने ही घर को तबाह कर रहा है, मेहमानों की जान खतरे में डाल रहा है। वो उस कवच का मजाक बना रहा है जो उसकी पहचान है। ये टोनी का सबसे निचला स्तर है। वो उस हीरो के बिल्कुल विपरीत है जिसे दुनिया जानती है। ये देखना बहुत मुश्किल था। और यही वो पल है जब उसका सबसे अच्छा दोस्त जेम्स रोडी रोड्स चुप नहीं रह पाता। उनकी लड़ाई सिर्फ दो नशे में धुत दोस्तों की लड़ाई नहीं है। ये बहुत गहरी है। हाँ, ये दो विचारधाराओं की टक्कर है। बिल्कुल। टोनी का मानना है कि ये शक्ति सिर्फ उसकी है और वो ही इसे संभाल सकता है, जबकि रोडी, जो एक मिलिट्री ऑफिसर है, उसका मानना है कि इतनी बड़ी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। उस पे नियंत्रण और जवाबदेही होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए लड़ाई के बाद वो टोनी का एक सूट ले जाकर सरकार को सौंप देता है। वो दोस्ती से ऊपर देश को रखता है। और इसी के साथ टोनी का ही बनाया कवच, जिसे जस्टिन हैमर वॉर मशीन का नाम देता है, अब उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। टोनी अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है, उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके खिलाफ है और एक दुश्मन उसकी तबाही की तैयारी कर रहा है। और जब कोई इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तभी उसे एक नई शुरुआत का मौका मिलता है। और यहाँ कहानी में SHIELD और निक फ्यूरी की एंट्री होती है। फ्यूरी उसे सिर्फ डांटता नहीं है, वो उसे एक आईना दिखाता है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी देता है। वो उम्मीद है उसके पिता हॉवर्ड स्टार्क के पुराने वीडियो फुटेज में। टोनी हमेशा ये सोचता था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे, उसे हमेशा कम समझते थे। लेकिन उस वीडियो में हॉवर्ड अपने बेटे के लिए एक संदेश छोड़ता है। वो कहता है, मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो। ये टोनी के लिए एक भावनात्मक भूचाल जैसा है ना? हाँ, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज का सुराग नहीं है, ये टोनी के लिए अपने पिता को माफ करने जैसा है। वो हमेशा सोचता था कि हॉवर्ड उसे प्यार नहीं करते, लेकिन इस खोज से उसे पता चलता है कि उसके पिता ने भविष्य की चाबी उसी के लिए छोड़ी थी। तो ये नया एलिमेंट सिर्फ जहरीले पैलेडियम को नहीं, बल्कि उसके दिल में पिता के लिए भरे कड़वाहट को भी रिप्लेस करता है। उसका पुनर्जन्म शारीरिक से ज्यादा भावनात्मक है। मैंने इस सीन को कभी इस नजर से नहीं देखा था। मतलब जब वो अपने पिता के पुराने ऑफिस में स्टार्क एक्सपो का मॉडल फिर से बनाता है, हाँ, तो वो सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझा रहा, बल्कि अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को भी जोड़ रहा है और एक नए एलिवेट की खोज करता है। बिल्कुल। और ये खोज उसे शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से ठीक कर देती है। जहर खत्म हो जाता है। अब वो हताशा से नहीं, बल्कि एक नए उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। अब वो सिर्फ अपनी विरासत बचाने के लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि उसे सही मायनों में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और जैसे ही टोनी खुद को ठीक करता है, दुनिया पर खतरा और बड़ा हो जाता है। उसकी नई असिस्टेंट नटाली रशमन अपनी असली पहचान बताती है कि वो SHIELD एजेंट नताशा रोमनॉफ यानी ब्लैक विडो है। और वो बताती है कि इवान वोंको ने हैमर के बनाए सभी ड्रोन्स और वॉर मशीन सूट को हाईजैक करने का प्लान बनाया है। अब लड़ाई सिर्फ टोनी और इवान के बीच की नहीं रही। नहीं, अब ये एक बड़े हमले का रूप ले चुकी है। और फिर आता है अंतिम टकराव, स्टार्क एक्सपो पर हमला। वही एक्सपो जिसे टोनी ने अपने पिता की विरासत के जश्न के तौर पर शुरू किया था, अब इवान उसे युद्ध के मैदान में बदल देता है। ये बहुत सिंबॉलिक है। हाँ,
टोनी के अहंकार का नतीजा उसकी अपनी टेक्नोलॉजी अब उसी के खिलाफ खड़ी है। लेकिन इस बार टोनी अकेला नहीं है। नहीं है। ब्लैक विडो की मदद से रोडी को अपने वॉर मशीन सूट का कंट्रोल वापस मिल जाता है। और इसके बाद हम आयरन मैन और वॉर मशीन को कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए देखते हैं। ये सिर्फ एक कूल एक्शन सीन नहीं है, ये दोस्ती और भरोसे की वापसी का प्रतीक है। टोनी अब समझ चुका है कि उसे दूसरों की जरूरत है। और अंत में विप्लैश खुद एक भारी भरकम सूट में सामने आता है। टोनी और रोडी मिलकर उसे हरा देते हैं, लेकिन इवान का अंतिम कदम वो उसकी मानसिकता को पूरी तरह से साफ कर देता है। हाँ, हारने के बाद वो सरेंडर नहीं करता। वो अपने सूट और बाकी सभी ड्रोन्स को खुद ही नष्ट कर देता है। वो हार में नहीं बल्कि विनाश में मरना चुनता है। उसकी विरासत का अंत भी उसी अंधेरे में होता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। बदला लेने की विरासत आखिर में खुद को ही जला देती है। वो स्टार्क को नष्ट करने में नाकाम रहता है और खुद भी खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होती है, जस्टिन हैमर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और टोनी को एक मेडल मिलता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, निक फ्यूरी का अंतिम मूल्यांकन अभी बाकी है। और वो मूल्यांकन बहुत दिलचस्प है। फ्यूरी टोनी से कहता है कि आयरन मैन तो एवेंजर्स टीम के लिए चाहिए, लेकिन टोनी स्टार्क नहीं। उसका अहंकार और मनमौजी स्वभाव उसे टीम प्लेयर नहीं बनाता, इसलिए उसे टीम का सदस्य नहीं बल्कि एक सलाहकार बनाया जा सकता है। ये टोनी के लिए एक बड़ा सबक है। उसे अपनी काबिलियत के लिए सराहा तो गया, लेकिन उसे ये भी बता दिया गया कि दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसे जिम्मेदारी और टीम वर्क सीखना होगा, जो अगली फिल्मों की नींव रखता है। फिल्म का अंत एक शांत दृश्य के साथ होता है, जहां टोनी और रोडी एक साथ बैठे हैं। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि लड़ाई और जिम्मेदारी से बंधे साथी हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आयरन मैन 2 हमें ये दिखाती है कि एक हीरो की असली पहचान उसके कवच या तकनीक से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। टोनी स्टार्क को ये समझने के लिए पहले खुद को लगभग खोना पड़ा। उसे अपने अहंकार को तोड़ना पड़ा और ये स्वीकार करना पड़ा कि वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। और ये फिल्म विरासत के दोहरे चेहरे को भी दिखाती है। हॉवर्ड स्टार्क की विरासत ने टोनी को एक जहर भी दिया और उसका इलाज भी। वहीं एंटोन वांको की विरासत ने इवान को सिर्फ बदला और विनाश दिया। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विरासत एक वरदान भी हो सकती है और एक अभिशाप भी। ये इस पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे अपनाते हैं। जो हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है, और ये सवाल सिर्फ टोनी स्टार्क के लिए नहीं, हम सब के लिए है। किसी भी नायक की यात्रा में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, बाहरी दुनिया के खलनायकों को हराना या अपने अंदर के जहर पर विजय प्राप्त करना?